बहुत बहुत शुक्रिया मनजीत सिंह जी, बुलखंडी साहब का, और सरजीत और डॉक्टर प्रोफेसर और डॉक्टर नीना मेहता और हमारे दोस्त डॉक्टर गुरमीत और हमारे साजिद साहब और दाबर साहब डॉक्टर, और आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साहित्यिक बातें सुनी थी, अब मैं थोड़ी सी दिल की बातें करूंगा। असल में होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा साहित्य पढ़ लेते हैं तो हम बहुत भारी हो जाते हैं। जब हम बहुत ज्यादा साहित्य पढ़ने के बाद फिल्में कर लेते हैं तो हम उतने भारी नहीं रहते। इतनी कोई भारी शख्सियत नहीं है, मेरी यकीन मानिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़का था जिसको मैं जानता था, वो मजदूरों के मोहल्ले में रहता था और उसके आस पड़ोस के जितने भी घर थे उनमें से सब बच्चे काम पे जाते थे। और वो जो मजदूरों का मोहल्ला था वो उसमें बहुत सारे राजमिस्त्री रहते थे, बहुत से पेंटर रहते थे, बहुत से लकड़ी का काम करने वाले रहते थे, और वो सारे उनके दोस्त थे। उस बच्चे को ये अंदाजा हुआ कि जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, जिसको सृजना कहते हैं, वो किसी एक की मोनोपोली नहीं है। सृजना कहीं भी है, सृजन कहीं भी होता है, क्रिएटिविटी कहीं भी होती है। आप यकीन मानिए, क्रिएटिविटी रसोई में नहीं होती है, वो आसान काम नहीं है। क्रिएटिविटी कभी भी करता है, वो भी आसान काम नहीं है। क्रिएटिविटी 30-30, 40-40 मंजिलें बनाने वाले बहुत से लोग करते हैं, वो भी आसान काम नहीं है। हर कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम कर सकता है। जब हम बात करते हैं सृजना की, सृजना को जोड़ देते हैं हम भाषा के साथ, और ये माना जाता है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। ऐसा ही उस बच्चे को भी बताया गया कि क्योंकि हम कहते हैं कि देखिए आप पढ़िए, पढ़ने से क्या होगा ना, पढ़ने से आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो बहुत पढ़े हैं उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई। पढ़ने से बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, बहुत सारी चीजें समझने से समझ में आती है, बहुत सारी चीजें डूबने से समझ में आती है, बहुत सारी चीजें अपने आप को खोने से समझ में आती है, बहुत सारी चीजें वो होने से समझ में आती हैं जिस चीज को आप समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई भी कला, कोई भी सृजन, कोई भी चीज जब तक आप बाहर से देख रहे हैं तब तक वो चीज आपके अंदर तक नहीं पहुंच सकती। इस बात का आप यकीन मानिए। अगर किसी चीज को अपना बनाना है, किसी सृजना को अपना बनाना है, कहीं तक पहुंचना है, तो उसको अपने अंदर, अपने भीतर तक महसूस करना पड़ेगा। तो ये बात उस लड़के को समझ में आई मैं जिसकी बात कर रहा हूं। और उसको ये समझ में आया कि कहा यह जाता है भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा कम्युनिकेट करने की एक चीज है। आप लोग मानते हैं भाषा कम्युनिकेट करने की चीज है? आप सब मानते हैं भाषा कम्युनिकेट करने की चीज है? नहीं है, मैंने ऐसे कहा, मैं तो कुछ बोले ना। भाषा कम्युनिकेट करने की चीज नहीं है। उसको, भाषा को बहुत छोटा कर देना है अगर उसे ये कहना कि भाषा कम्युनिकेट करने की चीज है।
भाषा तो आपकी माँ है, भाषा तो आपकी बेटी है, भाषा तो आपकी माशूका है, जो आपके साथ रहती है, आपको अपनी बात समझाती है, आपकी ही बात कई बार आपको समझाती है, जो आप खुद नहीं समझ रहे होते, जो आपको नहीं पता चल रहा होता, आप अकेले में बैठते हैं, अपने आप से बात करते हैं, वो कोई भाषा ही होती है। वो तब आपको समझ में आता है, ओह अच्छा तो ये बात थी। मुझे बोला गया, ये शुरू में राम जी ने बोल दिया था कि 20-25 मिनट के लिए अपने फोन बंद कर लें, क्योंकि 26 मिनट के बाद आप अपने फोन चालू कर सकते हैं। मेरे पास 25 ही मिनट का समय है, ये कहने का तरीका तो बात ये हुई, कम्युनिकेशन से हम भाषा छोटी कर लेते हैं। अब भाषा बेटी कैसे है, भाषा माँ कैसे है, भाषा माशूका कैसे है? क्योंकि हमारे साथ जब वो बात करती है, हम जब अकेले में अपने आप के साथ बात करते हैं, आपने देखा है बेटियां छोटी होती, अरे नहीं पापा आपको नहीं पता, आपको क्या पता, ऐसे थोड़े होता है। अब जब आप छोटे होते हैं तो माँ भी उसी तरीके से बात करती है, अरे तुम्हें बेटा क्या पता, अभी तुमने दुनिया देखनी है। और कई बार ये किरदार आपका पार्टनर भी निभाता है। मैं समझाती हूँ बात क्या है, आपको नहीं समझ में आई, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ठीक है बेटा आप समझाइए। तो भाषा असल में अपनी समझ बढ़ाने का तरीका है, संप्रेषण का नहीं है। उसे उतना छोटा करके देखना मुझे लगता है, उसके कद को, उसकी अहमियत को बहुत छोटा कर देना है। मैं भाषा की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज गुरु नानक कॉलेज में, श्री मुक्तसर साहब में हम फिल्मी गीतों पे हिंदी विभाग एक सेमिनार करवा रहा है, और भाषा हिंदी पंजाब में श्री मुक्तसर साहब। भाषा किसी धर्म की है? नहीं है। भाषा किसी जाति की है? नहीं है। भाषा किसी क्षेत्र की है? है। भाषा किसी क्षेत्र की है, लेकिन वो उसी क्षेत्र की रहेगी ऐसा भाषा ने कभी दावा नहीं किया। भाषा मैंने कहा बेटी है। जब इंसान एक क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है, वो अपने साथ अपनी भाषा लेके जाता है। तो उसी तरह से बिल्कुल जैसे एक जगह से दूसरी जगह एक बेटी चली जाती है, भाषा भी चली जाती है। जैसे मां की याद चली जाती है, वो भी चली जाती है। जैसे जवानी में मिली हुई माशूका आपके साथ चली जाती है, जो हमेशा जवान ही रहती है, भाषा भी चली जाती है। तो भाषा को किसी चीज के साथ जोड़ना, भाषा को किसी धर्म के साथ जोड़ना, भाषा को सिर्फ संप्रेषण के साथ जोड़ना, उसको छोटा कर देना है। अब हिंदी फिल्में हम बोलते हैं, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। होता क्या है, जब आप लिखते हैं, खास करके फिल्मों में लिखते हैं, तब आपको पता चलता है कि ओके, भाषा को जानना एक बात है, भाषा के मर्म को समझना दूसरी बात है, और अपनी बात को इस तरीके से कहना कि वो लोगों तक पहुंच जाए, ये एक तीसरी बात है। खत उसके अपने हाथ का आता नहीं कोई, क्या माजरा हुआ है बताता नहीं कोई। खत उसके अपने हाथ का आता नहीं कोई, क्या माजरा हुआ है बताता नहीं कोई। जब से बता दिया है नजूमी ने मेरा नाम, नजूमी पंडित को बोलते हैं जो हाथ देख के आपको बताते हैं कि भविष्य क्या है। जब से बता दिया है नजूमी ने मेरा नाम, अपनी हथेलियों को दिखाता नहीं कोई। तो हम असल में बंद मुट्ठियों की तरह हो गए हैं भाषा को लेकर।
हमें लगता है कि ये अगर मैं हिंदी पढ़ूंगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, अगर मैं पंजाबी पढ़ूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा, उर्दू पढ़ूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा फिर तो मेरा कनाडा जाना मत करिए। घर कौन संभालेगा? किसी को घर भी संभालना होगा। तो वो एक एक्सटेंशन मुझे लगा उस बच्चे के पास थी। उसको लगा कि ये भाषा एक सीढ़ी है, इसको मैं पकड़ूं और इसको पकड़ के मैं कहीं और पहुंच सकता हूं। यही एक तरीका है जो सब जगह पे मुझे लेके जा सकता है। मैं मान लीजिए वो बच्चा मैथ पढ़ रहा होता या कुछ और पढ़ रहा होता, कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ रहा होता, वो सोशियोलॉजी पढ़ रहा होता, वो शायद वहां ना होता जहां वो है, लेकिन भाषा उसको लेके गई। भाषा ने उसका हाथ पकड़ा, उसे दिखाया, सिखाया। और तब्दीली फिल्मों में सिर्फ भाषा ही कर सकती है। आप बात को किस तरह से कहते हैं, आप बात किस तरह से रखते हैं, और आप कब सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जैसे साहिर साहब ने कहा कि फिल्मों का काम है एंटरटेनमेंट, 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 ऐसा मानते हैं। और यकीन मानिए इससे बड़ा काम कोई नहीं है। आप अपने एंटरटेनमेंट को बिल्कुल भी छोटा मत समझिए। अगर आप अपने आप का मनोरंजन नहीं कर पा रहे हैं तभी तो इतने तनाव में हैं। अगर मनोरंजन कर पाए हम अपने आप का, कभी कभी हम कहते हैं आज तो मजा आ गया यार। वो कहां से आता है मजा? यही कहीं होता है हमारे आसपास ही। उस एंटरटेनमेंट की अहमियत को समझते हुए अपनी बात कहने का तरीका और वो सेटिस्फेक्शन, संतोष की जो बात थी। एक गाना है मेरा, अगर तुम साथ हो, मेरी नजरों तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द की जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। अब ये भाषा की बात मैं बता रहा हूं और सेटिस्फेक्शन की बात बता रहा हूं कि एक ही बात होती है और वो कहां से कहां पहुंच जाती है और कहां से कहां इंसान उसको लेके जा सकता है। हमने इससे पहले इसी सिचुएशन में एक गाना लिख दिया था। गाना ये लिखा था कि अब तेरे प्यार की कुछ जरूरत नहीं मुझे, अब तेरे प्यार की कुछ जरूरत नहीं मुझे, ये भी नहीं कि तुझसे मोहब्बत नहीं मुझे। वो बिल्कुल सिचुएशन पे फिट बैठता था गाना। वो रणबीर कपूर पे, दीपिका पे बिल्कुल सही बैठता था गाना। लेकिन जब वो शूट हो गया है तो हमें लगा कि गाना तो कम पड़ गया। ये तो बहुत अच्छे, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो वो गाना तो बहुत, वीडियो बहुत कमाल का शूट हुआ वीडियो है। तो मैंने और रहमान साहब ने दोबारा से उस पर काम करना शुरू किया। वो फाइलें दोबारा से खुल गई, वो केस दोबारा से खुल गया, वो दफा फिर से लग गई, वो आईपीसी फिर से लग गई, हो गया भाई दोबारा से लिखिए गाना। अब हम उसके वर्जन पे वर्जन बनाते जा रहे हैं और हम वहां नहीं पहुंच रहे हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। और यकीन मानिए आपको शायद अच्छा लगा होगा वो गाना, अगर तुम साथ हो। आपको अच्छा लगा अगर तुम, आपने सुना है गाना? जी सुना है ना, बच्चों ने सुना है गाना? जी जी जी। तो हम खुद उससे अभी तक भी सेटिस्फाई नहीं है। उस पिक्चर रिलीज करनी थी, जैसे होता है ना कि पेपर में टाइम खत्म हो जाता है और जो सुपरवाइजर होता है आपसे शीट खींच लेता है, तो हमसे शीट खींच ली गई, वरना तो हम और लिखते उस पर और बात करते उस पर। क्यों बात करते? क्योंकि हमें पता था कि ये एक इमोशन है। ये इमोशन वो है जिसको मुझे भाषा के जरिए कहीं पहुंचाना है। और भाषा में अपने आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा मयार है उसमें। वो कैसे पहुंचे, लोगों तक कैसे कम्युनिकेट, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए उस एहसास को आपको शब्द चाहिए और शब्द
बहुत होते हैं एक एहसास के लिए। जैसे हम अक्सर कहते हैं प्यार, इश्क, मोहब्बत, उन्स, ये बहुत सारे शब्द होते हैं, पर एक की जगह पे दूसरा शब्द नहीं लगाया जा सकता। प्यार और मोहब्बत एक नहीं है। मैं अपनी मां से प्यार करता हूं, मैं अपनी मां से मोहब्बत करता हूं, पर मैं ये नहीं कह सकता मैं अपनी मां से इश्क करता हूं। इश्क और है, मोहब्बत और है, प्यार और है। तो ये इंटेंसिटी के हिसाब से है शब्द। ये शब्द वो हैं, किसी भी भाषा के शब्द वो हैं जो आपकी बात को, आपके एहसास को पहुंचाएं, सिर्फ बात को ना पहुंचाएं, आपके एहसास को पहुंचाएं, आपकी फीलिंग्स को पहुंचाएं। मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं, मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको। मैं जी रहा हूं किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूं किसी नाज़नी के हल्के में। टूट जाए हल्का, तो आपको पता है क्षेत्र को बोलते हैं। मैं लापता हूं किसी नाज़नी के हल्के में, टूट जाए मेरी बेहोशी, मोड़ ऐसा भी ना आए कोई, मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ न लाए कोई। वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो, मैं इस यकीन पे मरूं मैं सिर्फ उसी का हूं। जब किसी सिचुएशन पे आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त आप वो होते हैं, उसी के होते हैं। उस वक्त आप और नहीं होते। मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि असल में ये जो शाहरुख खान या सलमान भाई मेरे गाने जब गाते हैं किसी भी हीरोइन के साथ, उनसे पहले मैं अपने घर पे अपने स्टडी टेबल पे पहले ही उनके साथ गाना गा चुका होता हूँ, अपने दिमाग में, अपने जहन में। तो वो मेरे बाद ही उनका नंबर आता है। तो उस सिचुएशन में अगर आप 100% डूब गए, आपने उसको महसूस कर लिया, तब आप वो बात कह पाते हैं। और वो भले ही फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहनी हो बात या मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहनी हो बात, आप 100% वहां हैं, तो आप अपना 100% देना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी काम में, बशर्ते कि आप खूनदान ना कर रहे हो। तो जब आप सिचुएशन में हैं और आप महसूस कर रहे होते हैं कि जो घट रहा है, जो हो रहा है, वो कुछ अलग है। जब आप उन परागुण लिख रहे होते हैं, जब भुइयां लिख रहे होते हैं, जब आप अगर तुम साथ हो लिख रहे होते हैं, जब आप कुछ और लिख रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज कि आपको पता नहीं होता कि अभी नाजिल होने वाली है। आप नाजिल होना कहते हैं जब कोई चीज आप जिसके बारे में तैयार नहीं होते, लेकिन आपको अचानक से थॉट आ जाता है। जब आपको ये पता चलता है कि कोई चीज लिखी जा रही है, कोई चीज मुझ तक पहुंचना चाह रही है, अब आप उसको महसूस करते हुए अपने कागज पे उतारने लगते हैं और एक फ्लो में लिखते लिखते आपको पता चलता है, ओ ये लिखी गई, ये हो गया, ये इसी तरह से होना था। मैं कवि का बयान बहुत अहम बयान मानता हूं। वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे स्वार्थ बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम होता है। और जो स्वार्थ होता भी है वो किसी को तकलीफ देने वाला स्वार्थ नहीं होता, अपनी तकलीफ कम करने वाला स्वार्थ होता है। अपने अंदर जो चल रहा होता है, जो उबल रहा होता है, जो जल रहा होता है, उसको शांत करने की एक कोशिश होती है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता।
मैंने ये जो किताब लिखित पोएटिका का पढ़ी है, उसके शुरू में लिखा है कि जब कोई इंसान बचाओ कहता है किसी तकलीफ में मरते हुए, बचाओ, उसका मतलब ये नहीं होता मुझे बचाओ, नहीं होता। उसने मरते हुए, अगर मान लीजिए वो पहाड़ी से गिर रहा है और उसका हाथ पड़ गया किसी चट्टान पे और वो चिल्लाया बचाओ, तो वो ये नहीं शायद कह रहा कि मुझे बचाओ, क्योंकि उसको तो पता ही है मुझे कोई नहीं बचाने वाला। वो अपने जीवन का फलसफा बता रहा होता है, बचाओ, रिश्तों को बचाओ, जबान को बचाओ, अपने आप को बर्बाद होने से, अपने आप को अपना जीवन जाया करने से बचाओ। बचाओ बहुत अपने आप में एक कंप्लीट शब्द है। तो मैं असल में गानों की इज्जत साहित्य के जरिए बचाने की कोशिश में लगा हुआ। तो वो कहानियां मेरे पास बहुत हैं। जैसे मैं जब चला था तो मैंने सोचा था कि इस तरह के गाने मैं लिखूंगा, पर आपके पास चॉइस नहीं होती। जब आप जंग में होते हो, आपकी तलवारबाजी में बहुत महारत आपको हासिल होती है, क्या आपको यकीन होता है कि सामने से कोई तलवारबाजी आएगा? नहीं भी आ सकता। वो चीज आपसे संघर्ष करवा देती है, और संघर्ष अपने आप में बड़ा खूबसूरत शब्द है। संघर्ष को बड़ी एक्टिविटी के साथ प्रेजेंट किया जाता है, मुझे लगता है वो सही नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको स्कूल, कॉलेज, आपका घर, आपकी संस्कृति, आपका परिवार नहीं सिखा पाता। बहुत सी चीजें आपको दुनिया में रह के ही सीखनी पड़ती हैं। जब वो उन चीजों को आप सीखते हैं तो उन चीजों को सीखते हुए आपको लगता है कि मेरी मेहनत हो रही है। आप कोई क्लास पढ़ते हैं, आप किसी क्लास से, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, तभी तो आप मेहनत करते हैं ना, तभी तो आप कोई एग्जाम देते हैं, कोई परीक्षा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब आपको कोई नई चीज सीखनी होती है, तब जो मेहनत होती है उसको संघर्ष नहीं कहते, उसको स्ट्रगल नहीं कहते, उसको तैयारी कहते हैं। ये हमें बहुत देर बाद समझ में आता है। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हम क्यों नहीं कहते वो यूपीएससी के लिए स्ट्रगल कर रहा है? नहीं कर रहा, वो तैयारी कर रहा है। स्ट्रगल का बदल तैयारी है। आप जितने तैयार होते हैं उतना आपको कह लीजिए कि आसान लगता है, हर एग्जाम आसान लगता है, हर चीज आसान लगती है। तो वो लड़का जिसकी मैं बात कर रहा था, वो लड़के को समझ में आया कि ये भाषा मुझे, कि मैं उंगली पकड़ूंगा तो वो मुझे कहीं पहुंचा देगी, किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह, और वो पहुंचाती भी रही, और वो पहुंचाती भी रही। और उस सफर में, उस यात्रा में इतने पड़ाव आए, इतने मोड़ आए। कभी वो लड़का रहा, कभी वो लड़का नहीं रहा। कोई बदलाव आया उसमें, कोई उसमें तब्दीली आई, लेकिन वो उस जगह पे पहुंचा। जैसे मैंने कहा कि हर एक आप तलवारबाजी की तैयारी करके जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सामने से उसी तरीके का तलवारबाज आपके सामने है। तो हर सिचुएशन अपने आप में एक तैयारी से आती है, एक तैयारी की चीज होती है। और अगर आपकी भाषा आपके साथ है, अगर आपकी भाषा का आपका कंट्रोल है अपनी भाषा में, तो आप हर एक चीज से निकल जाते हैं। वो दिल तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां से भी निकल जाते हैं। तेरे डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, तू मेरे अगल बगल है, आप उससे भी निकल जाते हैं। आप कौन भाया कौन भी कहते हैं, बिल्कुल हंसने, ये हंसने की बात है, ये है, पर ये इम्तिहान उतना ही बराबर का इम्तिहान होता है। आपको अगर कोई चीज, आपको अगर शायर पसंद आया है गाना, शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद,
अगर उसमें कुछ मेहनत लगी है तो जो गुरमीत जी अक्सर तूने हमारी एंट्री में एग्जाम्पल देते हैं, उसमें भी उतनी मेहनत लगी है। मेहनत उतनी ही लगती है, सफर उतना ही होता है और जाना वहीं से पड़ता है। एक ही क्लास है, उसी में दोबारा एडमिशन हो जाती है, उसी में दोबारा से एग्जाम देना पड़ता है, उसी में फर्स्ट आना होता है, फर्स्ट आने के बाद फिर उसी क्लास में दाखिल हो जाना होता है। ये एक सर्कल है, ये एक प्रक्रिया है। गाने की प्रक्रिया क्या है? जैसे इनमें गाने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, गाना लिखा कैसे जाता है। गाना लिखा जैसे भी जाता हो, गाने में अपने आप को बजाया कैसे जाता है। ये कैसे लगता है कि ये गाना इरशाद कामिल का लिखा हुआ गाना है। और ये भी कहा साहिल साहब ने, मिजू साहब और साहिल साहब और शैलेंद्र साहब, नहीं, वो नहीं है इरशाद कामिल। न शैलेंद्र है, न मजरू है, न शकील बदायूनी है। इरशाद कामिल इरशाद कामिल है। इरशाद कामिल ओरिजिनल है। इरशाद कामिल किसी की प्रति नहीं है। इरशाद कामिल जो लेके आना चाहता है वो उसका अपना है। मैंने पढ़ा है, मैंने सीखा है, मैंने सुना है, उनसे बहुत कुछ सीखा है और सीखता रहूंगा। लेकिन कुछ अपना मिला दूंगा, कुछ मेरे पास भी गुण है जो मैं पहुंचाना चाहता हूं लोगों तक, कुछ अहमियत है। अब जैसे अभी बात कल भी हो रही थी, आज भी बात हो रही थी, मैंने कहा कि मैं जब आता हूं, मेरा जो लैंडिंग आइडिया होता है बड़ा कमाल का होता है। इस तरह हो तुम मेरी, इस तरह पराई हो, इस तरह हो तुम मेरी, इस तरह पराई हो, और की गजल जैसे और ने सुनाई हो। इस तरह लुटाए हैं मैंने दिन जवानी के, इस तरह लुटाए हैं मैंने दिन जवानी के, जिस तरह जवानी 2 नंबर ही कमाई हो। राज होने को मैं तो कब से राजी बैठा हूं, रात होने को मैं तो कब से राजी बैठा हूं, ढंग से किसी ने पर आग तो लगाई हो। जब आप एक थॉट कंप्लीट करते हैं कम लफ्जों में, तो आप उसको गूंथ देते हैं, उसको डेंस कर देते हैं और कभी उसको खोल देते हैं। गांव की गलियां पूछ रही हैं कहां रहे तुम इतने दिन, गांव की गलियां पूछ रही हैं कहां रहे तुम इतने दिन, निम्मों की तो शादी हो गई, हार गई थी दिन गिन के। बहुत देर तक रास्ता देखा, गांव को खुद पे हंसता देखा, उसे यकीन था लौटोगे तुम तो हो गए शहर में ही गुम। टूट गई फिर वो बेचारी, इंतजार में सब कुछ हारी, खुद से खुद ही गई वो छिन, कहां रहे तुम इतने दिन। एक मोड़ से मिला था कल मैं, उसके पास रुका एक पल में, पूछा कैसे हो तुम भाई, कैसे इतने साल बिताई। मोड़ खुशी से झूम उठा था, मोड़ पूछा कैसे हो तुम भाई, कैसे इतने साल बिताई। मोड़ मुझे पहचान ना पाया, मैंने अपना नाम बताया, मोड़ खुशी से झूम उठा तब बोला, पढ़ा है तेरे बारे में सब, हो गए हो तुम बड़े आदमी, इंसान हो या फल हो मौसमी। 1 साल में एक ही फेरा, गांव में भी तो घर है तेरा। निम्मो ये बोला करती थी, जाने कैसे चढ़ती थी। चली गई वो अब, लेकिन मोड़ भी मुझसे पूछ रहा था, कहां रहे तुम इतने दिन। निम्मो गांव की सड़क थी कच्ची, जिसको मेरे बिन रोना था, एक दिन पक्का होना था।
अच्छा हुआ कि पक्की हो गई, गांव में चलो तरक्की हो गई, हाँ पर मेरी निमो हो गई। ये लफ्जों से लिखने की कोशिश नहीं है, मैंने नहीं की। ये जैसे मैंने कहा कि मुझे कुछ एहसास हुआ और एहसास होने के बाद आपको लगा कि अब जब तक मैं ये एहसास अपने अंदर से नहीं निकालूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं गीत लिखने में भी वैसे ही करता हूँ, मैं टालता रहता हूँ, मैं लिखना टालता रहता हूँ। ना लिखना आज के जमाने में बहुत बड़ी चीज है, ना शायरी करना आज के जमाने में बहुत बड़ी चीज है। रीत पे बहुत सारी शायरी हो ही रही है और उस एहसास को, उस बात को, उस इंटेंसिटी को अपने गाने में पिरो के रखना। मैंने जैसे कहा कि मैं जब चला था और उसमें और वहां पहुंचने में इतना फासला था और धीरे धीरे वो फासला कम होता गया। मैं जब गांव से चला था तो मुझे बताया उसी लड़के ने जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो वो शहर अच्छा शहर नहीं है, वहां आदमी खो जाते हैं, वहां आदमी लापता हो जाते हैं। वहां ऐसे नहीं है कोई हर एक अनंत बख्शी बन जाता है, हर एक आदमी गुलजार बन जाता है, जावेद अख्तर बन जाता है, ऐसा नहीं है। तो मुझे तो जावेद अख्तर, गुलजार या अनंत बख्शी या मजरू सुल्तानपुरी बनना भी नहीं था, मुझे तो इरशाद ही बनना था। तो इरशाद तो मैं था, मैं अपने आप से कैसे खोऊंगा। मैं उस शहर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अपनी अच्छाइयों पे खुश होने का वक्त नहीं है, ये वक्त है उन्हें बचाए रखने की कोशिश का। ये भाषा हमारी अच्छाई है। इस भाषा का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के होना चाहिए। आपको पता है दुश्मन बनाने का सबसे आसान तरीका भी भाषा ही है, दोस्त बनाने का भी सबसे आसान तरीका भाषा ही है। उस भाषा को हम अहमियत कितनी दे रहे हैं, उस भाषा के जरिए हम कहां तक पहुंच रहे हैं। हिंदी या पंजाबी या इंग्लिश या उर्दू। पंजाबी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ की जबान है। हिंदी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ से बाहर भी जाना चाह रहे हैं, हम यहीं नहीं रहना चाह रहे, हम अपने पंख खोलना चाह रहे हैं। बिखर जा आसमानों में भरोसा कर परों का है, बिखर जा आसमानों में भरोसा कर परों का है, उड़ानों से डराने का हुनर तो कायरों का है। कभी खुद भी निकल घर से खपाना सर किताबों में, कभी खुद भी निकल घर से खपाना सर किताबों में। किताबों का तजुर्बा तो तजुर्बा दूसरों का है, अपना तजुर्बा लिखने के लिए भाषा जरूरी है। लोगों से कम्युनिकेट, लोगों से बात करना जरूरी है, भाषा मजबूत करना जरूरी है। तो वो बात जब मैं पहुंच गया और मुझे समझ में आई तो एक दिन मेरी एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बात चल रही थी। तो हम एक म्यूजिक की सिटिंग में बैठे हुए थे, हम बहुत गाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, गाना नहीं बन रहा था। तो डायरेक्टर ने कहा अच्छा शायद अभी यार तुम कुछ ऐसे सुना दो यार, आए हैं तो कुछ मिले तो सही, हमें बातचीत का मजा तो मिले। तो मैं उनको सुनाने लगा, कुछ ना हुए तो ना सही, कुछ ना बने तो ना सही, कुछ ना रहे तो ना सही। असल में ये मेरी लाइफ का एंथम था। ये मुझे जब उस लड़के ने बताया कि वहां बहुत मुश्किल हो जाता है तो मुझे लगा कुछ ना हुए तो ना सही, ये लेके चलता हूं, मेरा कुछ होने तो नहीं वाला है। पर यकीन मानिए जब आप ये सोचते हैं मेरा कुछ नहीं होने वाला है और फिर आप उसके अगेंस्ट प्रयास करते हैं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट कम होती है। मैं यही सोच के साथ मैंने सोचा अच्छा मेरा कुछ होने वाला नहीं है, अब मैं देखता हूं मेरा कैसे नहीं कुछ होता। ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। शहर छोटा बड़ा नहीं है,
शहर छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि एक गांव का जो परिंदा है वो शहर के परिंदे से कम उड़ना जानता है? नहीं। एक गांव के परिंदे को आसमान क्या शहर के परिंदे से अलग किस्म का आसमान दिखाई देता है? नहीं। तो ये छोटा शहर बड़ा शहर क्या होता है? इरादा होता है। इरादा होता है। छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो ये मेरा एक एंथम बन गया था, कुछ ना हुए तो ना सही, कुछ ना मिले तो ना सही, कुछ ना बने तो ना सही, कुछ ना रहे तो ना सही। मेरी सोच ने तेरे हुस्न के 16 सिंगार कर दिए, अब मुझसे रूठ के सनो, तू ना सजे तो ना सही। ले फूल तुझको कह दिया, चल चांद भी कह देते हैं। ले फूल तुझको कह दिया, चल चांद भी कह देते हैं। अब भी तेरी रूठी नजर कर ना हंसे तो ना हंसे। मैं वो हूं जिसके खून में खुददारी और जिद भी बहे। मैं वो हूं जिसके खून में खुददारी और जिद भी बहे। मेरे साथ चल, मेरी शर्त पर चल ना सके तो ना सके। एक पेड़ हमने प्यार का कामिल लगाना है जरूर, फल आ गए तो ठीक है, वो ना फले तो ना सही। अब जब मैं यहां पहुंचा तो डायरेक्टर ने कहा यही चाहिए, यही चाहिए। एक पेड़ हमने प्यार का, यही तो गाने का स्टार्ट है, यही तो ढूंढ रहे थे हम 2 घंटे से बैठे हुए। तो हमने इस, मैंने कहा ठीक है ये तो हो गया, फिर आप बनाओ इसकी धुन, वो धुन बनने लगी, बात होने लगी। एक पेड़ हमने प्यार का कामिल, एक मिनट, ये ना यार कामिल बड़ा बेकार लग रहा है, कामिल हटा दे यहां से। मैंने कहा ठीक है कामिल हटा देते हैं यार। तो मैंने सीधी कर दी लाइन के एक पेड़ हमने प्यार का मिलके लगाया था, कभी ऐसा कर लेते हैं, हाँ ये सही है। अब मैं काफी देर, ये कंपोजिशन बन गई, ये गाना हो गया। ये मेरी पहली पिक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, सोचा न था का ये किस्सा है। और गाना बन गया। गाना बनने के बाद जब वो गाना रिकॉर्ड हो गया तो डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि ठीक लग रहा है गाना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है। देखा कितना अच्छा हुआ ना कि आपने वो कामिल वहां से हटा दिया। मैंने कहा नहीं, कामिल नहीं हटा वहां से, एक पेड़ हमने प्यार का मिल लगाया था। तो शायर हूँ, आशिक भी हूँ, जिद्दी भी हूँ, इतनी जल्दी थोड़ा ना मानूंगा। तो वो जो मैंने कही बात, मैं बहुत सोच के बाद कहने की कोशिश करता हूँ। कविता जिंदा रहने की तरकीब है और हुनर से ज्यादा जिद जरूरी है। और आपको आपकी मेहनत से ज्यादा कोई भी मुआवजा नहीं दे सकता। आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं होगी। ये तय बातें हैं, ये मेरी आजमाई हुई बातें हैं। हमारी पिक्चर अचानक से हिट हो गई। जब भी बैठ एक पिक्चर थी, अचानक से पिक्चर हिट हो गई। और वो हिट भी कैसे हो गई मुझे नहीं पता। मतलब हमने तो कुछ ऐसा कुछ खास किया नहीं था उस पिक्चर में। हम वही सारी पिक्चरों में करते हैं जैसा सारी पिक्चरों में होता है। मैं था म्यूजिक डायरेक्टर थे और उन्होंने मुझे एक धुन सुनाई। धुन सुनाने के बाद मैंने वो धुन सुनी और मुझे इतनी अच्छी लगी वो धुन कि मैंने ली वो धुन, आप भी कह सकते हैं। और मैं 3-4 दिन के लिए गायब हो गया। तो ये म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर मुझे फोन करते जा रहे हैं कि भाई साहब आप कहाँ हो। मैं फोन ही नहीं उठा रहा हूँ। ऑब्वियसली वो यही पूछना चाह रहे होंगे। तो तीसरे-चौथे दिन जब बिल्कुल रिकॉर्डिंग का टाइम आ गया तो मैंने उनसे तो मैं पहुंच गया स्टूडियो। जब मुझे पता चला स्टूडियो पहुंच गया तो कहते अभी वो गाने का क्या बोला, गाना तैयार है, ये तुमसे ही दिन होता है सुर में शाम आ रही है तुमसे। अब वो गाना रिकॉर्ड भी हो गया, सब कुछ हो गया, हिट भी हो गया। एक दिन मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था और लॉन्च में बैठा हुआ था। लॉन्च में इंतजार कर रहा था मैं फ्लाइट का अपनी।
और बहुत ही आध्यात्मिक एक महिला, उसके साथ उनके साथ 2-4 लोग और थे, तो वो आके बैठ गई। तो मुझे लगा कि ये अब कुछ अध्यात्म की बात करेंगी, तो मुझे तो कुछ इनको बता देना चाहिए कि मैं अध्यात्म वाला आदमी हूँ, फिल्मी टाइप का आदमी हूँ, फिल्मी टाइप की बातें करता हूँ, तो ये मैं बच जाऊंगा इनकी इंट्रोडक्शन से। तो वो सबसे पूछने लगे, अच्छा आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, मुझ तक पहुंची, आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा मैं तो फिल्म में गाने वाने लिखता हूँ, मैं तो मतलब अध्यात्म से तो मेरा कुछ है ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं है मेरा। अच्छा, वो और इंटरेस्टेड हो गई मुझमें, उल्टा हो गया, मेरा तीर उल्टा चल गया। तो उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा कौन सी फिल्म के गाने लिखे हैं। अब मुझे इमीडिएटली कोई याद भी नहीं आता, जब कोई मुझसे ऐसे पूछता है कि तूने कौन सा काम किया, मुझे इसलिए याद नहीं आता कि कौन सा बताऊं मैं। अभी ये मेरे जो मुंह में आता है मैं बोल देता हूँ, जो जिस पिक्चर का नाम याद आता है तो बोल देता हूँ। उस टाइम पे उन्होंने तुमने कौन सी पिक्चर में गाने लिखे। मुझे लगा जी, मैंने कहा जी जब भी मिनट में मैंने गाने लिखे। ओ तो तुमसे ही किसने लिखा है, तुमने लिखा है। मैंने कहा हाँ। अरे बड़ा अच्छा लगा बेटा तुमसे मिलकर, मैं तो वो सुबह प्रार्थना में गाना गाती हूँ, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है तुमसे, हर घड़ी शाम आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे। कौन क्या अर्थ ले जाता है किस बात का। आपको क्या लगता है संत कबीर ने वही लिखा होगा जो हम समझ रहे हैं, जयशंकर प्रसाद ने वही लिखा होगा क्या जो हम समझ रहे हैं। गुणी ज्यादा वो है जो उसके अर्थ को विस्तृत कर देता है, उसको अनंत कर देता है। तो मुझे लगा अरे हाँ, ये भी तो बात है कि उसी से तो दिन होता है, उसी से तो रात आती है, उसी से तो शाम आती है। अब जब आपकी मोहब्बत ट्रैवल करते करते वहां तक पहुंच जाए जहां जिस्म पीछे रह जाए और रूहें और ज्यादा आला हो जाए, वहां पहुंचाना मोहब्बत का काम है, वो शायर का काम है। कि इश्क दर्जा मेरा बड़ा करते, इश्क दर्जा मेरा बड़ा करते, रूठ जाने से प्यार बढ़ता है गुजारिश मुझे खफा करते। जिसमें जंगल नहीं हुआ कब से, जिसमें जंगल नहीं हुआ कब से, चल मुझे फिर हरा भरा करते। वो एहसास दिलाना होता है जो एहसास आपके अंदर है और आपको पता नहीं है कि मेरे अंदर ये एहसास है। उस एहसास से आपका राब्ता करवाना एक शायर का काम है। अपने हुनर की नुमाइश करना किसी भी कलाकार का काम नहीं है। सच में कोई कलाकार अपने हुनर की नुमाइश के लिए कुछ नहीं कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि वो अपने अंदर की बेचैनी को एक चैन की सांस लेने के लिए, एक आराम देने के लिए, उस जलन को मिटाने के लिए कुछ काम कर रहा है, जो कर रहा है। तो आज साहित्य और सिनेमा के बीच ये जो राष्ट्रीय सेमिनार करवाया गया और जो हुआ, उसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार पहले ही हो चुका हूं। पर ये बहुत ज्यादा जरूरी बात इसलिए भी मुझे लगती है क्योंकि आप यकीन मानिए, क्योंकि मेरी हिंदी कविता पे भी नजर है, हिंदी कविताओं से बेहतर हिंदी सिनेमा में गाने लिखे जा रहे हैं आजकल। तो उसमें कई बार आपको मन में ऐसा बड़ा मिल जाता है, मैं उन लोगों का गीत जो गीत नहीं सुनते। अब ये कितनी बड़ी समाजवादी सोशलिस्टिक लाइन है, मैं उन लोगों का गीत जो गीत नहीं सुनते। ये सिनेमा में लिखा जा रहा है। मैं जनरल
पात्र साहब का एक पात्र साहब की नजर मुझे बड़े अच्छी लगती है। मैं जिन्हें लोगों लिए पुल बन गया सन, मैं जिन्हें लोगों लिए पुल बन गया सन, जो मेरे उत्ते दी लंघ रहे सी, मैं सुनिया वो कह रहे सी कितने रह गया वो चुप्पा जिहा रहने वाला आदमी। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਚੁੱਪਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ। मैं जिन्हों लोगों लिए पुल बन गया सा। गाना दो इमोशंस के बीच का ब्रिज होता है, एक जगह से दूसरी जगह 1 मिनट में पहुंचा देता है। और वो सत्य की बात, ऐसा कहा गया है कि वो सत्य की ही बात होती है। और साहित्य और सिनेमा के बीच पुल गाना ही बना सकता है, गाना ही बना सकता है। आपको नहीं लगता कि साहिर साहब ने ऐसी ऐसी नज़में लिखी हुई हैं जो आपको लगता है साहित्य है? कमर जलालाबादी साहब ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो साहित्य है। मजरू सुल्तानपुरी साहब के शेर ऐसे हैं जो साहित्य है। गुलजार साहब ने ऐसा कितना लिखा हुआ है, जावेद साहब ने ऐसा लिखा हुआ है जो साहित्य है। अब साहित्यकार ये क्यों मान लेते हैं सिनेमा वाली बात जो अभी थोड़ी देर पहले हुई थी? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी किताब समकालीन कविता समय और समाज का दिल्ली में विमोचन था, तो एक साहित्यकार बुलाए गए थे और साहित्यकार ने, उन साहित्यकार साहब ने यही बात की थी कि ये क्या, जैसे शायद नीना मैम को भी या प्रिंसिपल मैम को कहा गया होगा, ये क्या सेमिनार साहित्य और सिनेमा के बीच। ये सबसे बड़ी बात ये है कि साहित्य और सिनेमा ही आपको आज हिंदी सिखा रहा है। आप नहीं पढ़ रहे हैं हिंदी, थोड़ी देर के बाद हिंदी एक्सटिंक्ट होने वाली है। आपने कभी देखा है अपनी जुबान में इंग्लिश का इस्तेमाल कितना हो रहा है? पूरी इंग्लिश में हम बात कर देते हैं। You don't know what I am trying to say. No, this was not my point. Let me tell you what I am trying to tell you. हम पूरी बात इंग्लिश में कर देते हैं। बोली, भाषा बदल गई है। जैसे अभी संस्कृत का, अरबी का और वो वाली गुरुमुखी का, वो वाली गुरुमुखी कौन सी गुरुमुखी जो आज से 50 साल पहले की जो भाषा थी पंजाबी, उसके बहुत सारे लफ्ज आज आपको नहीं पता होंगे। जैसे मटर गश्ती की बात है, मटर गश्ती बोलचाल की भाषा में अब नहीं है लफ्ज, वो वापस लाना इसलिए जरूरी है और आपको उस लहजे में बताना जरूरी है कि आपको पता चले ये लफ्ज भी हमारे ही मिट्टी का लफ्ज है, ये हमारा ही सरमाया है। तो ये बीच में पुल बनने की कोशिश, जैसा मैंने कहा कि गाना ही करता है, और उस गाने में साहित्य का थोड़ा सा हिंट दे देना, उसमें थोड़े सा एक निखार ले आना साहित्य के जरिए, बस इतना सा मैं काम करता हूँ। और यकीन नहीं, आप में से जितने लिखने की कोशिश कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है सब कवि बने, पर लिखें जरूर। लिखना तनाव कम करता है, लिखना अंदर की कड़वाहट को कम करता है, लिखना आपको खूबसूरत बनाता है, लिखना आपकी आत्म शक्ति के लिए, जिसे हम कहते हैं सेल्फ पावर, उसके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें आप लिख के अपने अंदर से निकाल देते हैं, अपने अंदर से निकालना बहुत जरूरी होता है। इंसान की खासियत याद रखना नहीं है, सिर्फ इंसान की खासियत भूल जाना भी है। भूलना भी बहुत जरूरी है। अगर आप भूल ना सके, सब कुछ आपको याद रह जाए, अगर मुझे सब कुछ याद रह जाए, यकीन मानिए मैं तो पागल हो जाऊं। जरूरी है भूलना, लेकिन उस भूलने के साथ साथ कुछ सीखना भी जरूरी है।
उन लफ्जों को वापस लाना भी जरूरी है जिनको हम भूल गए हैं, वहां पहुंचना भी जरूरी है। तो साहित्य और सिनेमा के बीच की ये दूरी कम करने की जो कोशिश है, जो पहल है, ये अपने आप में एक इस तरह का कदम है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से नहीं हुआ, और यहाँ से हुआ मुक्तसर साहिब से। तो ये बड़ी अच्छी एक शुरुआत है, इसलिए नहीं कि मेरे गीतों पे काम हुआ, अच्छी बात इसलिए है कि गीतों पे काम हुआ। सिनेमा की हमने बात की तो हम बहुत एक नया हॉराइजन में नया आसमान खोलने की कोशिश जो हुई है, उसके लिए मैं आप जो बैठे थे मुझे सुनने के लिए, मैंने यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं कहा जो आपको पता ना हो। आपको सब कुछ पता है, आप जानते हैं अपने आप को, और अगर आपको अपने आप के बारे में नहीं पता तो यकीन मानिए आप पता लगाएंगे, आपको लगाना चाहिए। आप अपने पोटेंशियल को, खासकर वो बच्चे जो बैठे हुए हैं पीछे, अपने पोटेंशियल को जानना बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने कहा था कि कोई ना कोई इरशाद कामिल आपके साथ भी चल रहा होगा, यकीनन चल रहा होगा। ऐसे ही हो सकता है कोई धर्मेंद्र भी चल रहा हो आपके साथ, चल रहा हो सकता है। आज नहीं पता, आज आप जिसको नहीं देख पा रहे हैं वो कल क्या होने वाला है वो नहीं पता। बीज को नहीं पता पेड़ हो जाएगा, और पेड़ को भी नहीं पता कि वो फिर से बीज हो जाएगा। बीज में पेड़ होता है, पेड़ में बीज होता है, ये नहीं पता। ये नहीं पता ये मेरा दोस्त है या ये दोस्तों के अलावा क्या है, हम नहीं देख पाते। आज ये दोस्तों की महफिल भी है और आप लोगों से मुलाकात भी है और साहित्य और सिनेमा की बात भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा था जाते जाते बेनिया नज़म सुना दीजिएगा, तो मैंने बहुत बार वैसे तो सुना ही है, पर आप गुरमीत ने तो 5-7 बार सुनी है, ये भी खुद भी सुना सकता है, इतनी याद हो गई होगी इसको। तो फिर भी मैं सुना देता हूँ जाता जाता। माए बेरियां जंगल की, हर एक जंगल कहाँ जानता है बेरियों के महत्व को। माए बेरियां जंगल की, हर एक जंगल कहाँ जानता है बेरियों के महत्व को। बेरियां होना चाहती हैं गांव की पगडंडियों की, तने पर पटके जाएं बस्ते, महली किताबों के थैले, उसमें छोटे छोटे पत्थर, मई और जून की टिकी दोपहर में बेरियां देंगी बेर, बेरों से भी ज्यादा बचपन की यादें, स्मृतियों के ढेर। पत्नियां बेरियां पिछवाड़े की, पत्नियां बेरियां पिछवाड़े की, घर के मालिकों का जितना हक होता है बेरियों पर, उतना हक कभी नहीं समझती अपना घर पर, फिर भी फैलाती हैं जड़ें घर की नींद तक, कभी कभी हवा के झोंके से गिराती हैं बेर। सभी घर वालों को पसंद आते हैं पिछवाड़े की बेरी के बेर। बहनें बेरियां आंगन की, बहनें बेरियां आंगन की, आसपास बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बेरियों के चारों ओर चाहिए बाड़, बेरियां जब हो जाती हैं दीवारों से ऊंची तो झुक जाती हैं किसी दूसरे आंगन में, बेर भी हो जाते हैं उसी आंगन के, बेर भी हो जाते हैं उसी आंगन के, तना भी हो जाता है उसी आंगन का, जड़ें रह जाती हैं केवल इस आंगन की। बेरियों में बेर भी होते हैं, कांटे भी। बेरियां बेर देती हैं अक्सर, कांटे रखती हैं अपने पास। बेरियां पीपल नहीं होती, बेरियां बेरियां होती हैं। बेरियां पूजा नहीं मांगती, बेरियां प्रेम मांगती हैं, और बेरियां देती हैं बेर। बहुत शुक्रिया। सच बताऊं तो मैं जब इधर बैठा था मंच पे तो क्या बोलना है इससे ज्यादा मैं ये सोच रहा था कि इतना बड़ा मंच निपटेगा कैसे। मतलब वक्ता इतने अलेख हैं हम लोग, और वहां से भी कई लोग आए हैं, तो मेरी तो टेंशन बहुत ज्यादा थी। और जब मंच भर गया था तो मैंने एक बार सोचा भी कि मैं नीचे चल जाऊं, पर वहां की सीट भी जारी करनी थी, तो फिर मुझे लगा कुछ और कंफ्यूजन होगा, तो चलो जो कुर्सी पकड़ के बैठ गए। तो कुछ बातें मैं कहूंगा, पुनरावृत्ति
कोशिश करूंगा नहीं हो, क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ जो मंच संचालिका थी लिखी, उन्होंने काफी तैयारी से कई तथ्य सामने रखे, रीना मैम ने बहुत सारे तथ्य सामने रखे, और फिर साहिब साहब ने, और ब्रह्मेश जी वैसे तो मैं नाम इनका रिसोर्स पर्सन में देख रहा था, लेकिन इन्हें मालूम था तो इतनी तो इनकी चलेगी, क्योंकि आयोजक इनके घर की है, क्योंकि मंच संचालक की भूमिका निभानी तो आसानी हो गया। तो मैं देखता हूँ, मैं कुछ बातें, मेरी आदत है नहीं, जैसे ही इशारा करेंगे मैं बैठ जाऊंगा, और एक्चुअल में मुझे टेंशन है, आप सोचोगे इतना समय इस पे बर्बाद कर दिया कि कैसे होगा, कब खत्म होगा, आप सब बच्चे बेचारे बहुत पहले से बैठे हैं। तो पहली बात तो बधाई देना बनता है कॉलेज को, तो मीना मैम को विशेष तौर पे, प्राचार्य मैम को, उन्होंने ये सेमिनार आयोजित किया। दूसरी बात उन्हें बताया ही ब्रह्मेश जी ने कि ब्रह्मेश जी, कांत जी, मीना जी, संजीव डावर जी, ये सब जो मंच पे बैठे सभी मेरे सीनियर थे, और इरशाद जी की पहली फिल्म है सोचा न था, तो इरशाद जी ने तो ये जरूर सोचा होगा शायद कि ऐसे मंच सजा करेंगे, उस पे हमारे मेरे बारे में बात हुआ करेगी, पर मैंने तो कम से कम नहीं सोचा था कि इन सब लोगों के साथ हम इरशाद जी पे बात करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सौभाग्य लगता है, बहुत खुशी होती है। जहां तक जो गीतों और फिल्मों की साहित्य की बात है, जिसपे काफी साहिल सर ने बोला, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन और मैं 2007 में जब यूनिवर्सिटी में आया तो शायद जी को पता नहीं पूरी बात याद होगी या नहीं, इनको मैंने निवेदन किया उस समय जब भी मैं आई थी 2008 के करीब, और मौजा ही मौजा उस समय बहुत गाना चर्चित हुआ, और मैंने कहा कि आप डिपार्टमेंट आइए, तो इनका जो जवाब था वो यही था कि रहने दे, लोग कहेंगे फिल्मी गाने वालों को बनाने लगे। तो इससे ही आप, वो एक सेंटेंस ही अपने आप में बहुत कुछ कहता था, लेकिन जो मेरा जवाब था वो भी ये था कि जी हमारे जैसे सैकड़ों प्रोफेसर एक तरफ और आपका एक गाना एक तरफ, अगर आपके लिखे गानों पर पूरा दुनिया तक, आजकल तो आप जानते ही हैं, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए फिर आए भी थे, बल्कि हमें साथ में बोनस के तौर पे इम्तियाज अली को भी लाए थे, अगर इनको याद हो। गानों में असल में दिक्कत क्या हो जाती है कि चार चीजें होती हैं, एक तो शब्द होते हैं, एक संगीत होता है, एक आवाज होती है, और एक फिर जिसपे फिल्माया गया है अभिनेता है ना, तो एक सामूहिक रूप है। इसीलिए मेरे शाहरुख खान का गाना तो इनका है, शाहरुख खान का गाना, सलमान खान का गाना, बहुत थोड़ा सा ज्यादा बारीक है तो लता मंगेशकर का गाना, गाने का गाना, फिर संगीत है ना, शंकर जयकिशन का गाना, और लिरिसिस्ट उसमें पीछे रहता है। लेकिन जो हम चर्चा आज कर रहे हैं साहित्यिक परिप्रेक्ष्य की, और जिस चीज की अहमियत शुरू से लेकर अंत तक है, वो है शब्द, और वो शब्द लाने वाला व्यक्ति लिरिसिस्ट होता है या गीतकार होता है। अब ये बहस 2016 में भी हुई थी, जब नोबेल प्राइज मिला था बॉब डिलन को, अमेरिका के गीतकार थे, तब भी लोगों ने ये बड़ी बात करी थी। लेकिन जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे चीजें बदलती भी हैं और बदल भी रही है। जो चीज लोगों तक पहुंचती है, जो साहित्य का काम है बड़े पैमाने पर, एक में खास तौर पे भाषा की बात हुई, हमारे अपने एंथम में ही आप देख लीजिए, उसमें बकरी शब्द भी है पंजाबी का, और उसमें किताब जैसा या पुस्तक जैसा शब्द भी है, जीवन पुस्तक रोज पढ़ाकर, पुस्तक बहुत कम इस्तेमाल होता है, और उसमें पंख बिना परवाज सिखाता, परवाज हो सकता है कुछ बच्चों को मीनिंग ही नहीं पता हो। तो वो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत रेयर है। और जो दूसरा मैं इनका बहुत बड़ा हमेशा फिलोसफिकल या एक जो फलसफा देने वाली बात है वो तो है ही, साहित्य का एक बहुत बड़ा काम है। मैं केवल वो बातें कह रहा हूँ जो अभी नहीं हुई है, इसलिए जिससे पुनरावृत्ति ना हो, वो है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, है ना, आवाज उठाना। अब उसमें मैं केवल 3 आपको अगर उदाहरण दूं, सागा अगर तो उसी तरह से पंजाब में वो चलता था, ये नहीं इन्होंने उठाया, लेकिन पूरे देश में उसको पहुंचाना और इस मजबूती से पहुंचाना, वो एक बड़ी बात है। और जब चुनौती देने पे आए तो उस गाने का जिक्र साहिल साहब ने भी किया कि मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांगी, है ना, जब आज और कैसा बताया बस नाम का है, इस तरह के जो गीत। और फिर आप देखिए एक और बात मैं आपको बताऊं,
जब हम देखते हैं तो एक फिल्म आई थी, बहुत सारे लोगों में ये धारणा बन गई, वैसे तो देखा जाए तो 100 साल का भी इतिहास है फिल्मों का, 120 साल का इतिहास होता है, 30 साल तो मुफ्त फिल्में ही बनती है, गीत कहां से बनते हैं। इंद्र सभा नाम से एक फिल्म आई थी जिसमें कहते हैं 70 गाने है ना, और अगर उसके बाद 6-7 लेकिन आप रॉकस्टार में अगर देखेंगे, रॉकस्टार जो अपने आप में एक वो बन गई, और जिस गाने का जिक्र हुआ कुन फाया कुन का भी, उस पर डिटेल में बात समझ लेंगे, उसको छोड़ रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात है कि शब्दों को, भाषा को, अब जब हम साहित्यिक परिवेश में बात कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत सारे आलोचक भी कह देते हैं कि हाँ हिंदी गीतों का बहुत रोल रहा है हिंदी को बहुत जगहों पर पहुंचाने में, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अगेन दूसरी बात भी शायद मुझे याद नहीं होगी, मैं 2021 में ताशकंद में जब पढ़ाने गया था थोड़े समय के लिए, तो पहले ही दिन जब मेरे बच्चे बैठे हुए थे और उनके पास देखा कि क्या है, तो उसमें आशिकी 2 के गाने का प्रिंट आउट था जिससे वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद इन्हें याद नहीं होगा, मैंने फोटो खींच के इनको व्हाट्सएप पे भेजी थी वहां से कि आप देखिए कहां तक रोल प्ले हुआ है। उसमें दिक्कत क्या है कि उसमें लोग जो साहित्यिक हमारे साथी हैं वो कई बार ये कहते हैं कि भाषा शिक्षण अलग चीज है और साहित्य अलग चीज है, तो भाषा शिक्षण में तो वो महत्व को कम करके आ ही नहीं सकते। बहुत सारे शब्द होते हैं, मैंने खुद जगजीत सिंह जी की गजलें सुन के बहुत सारे नए शब्द सीखे। उदाहरण के लिए मुझे नहीं पता था वस्ल का दिन क्या होता है, वस्ल का दिन और इतना मुंतज़िर, जब आप सुनते हो तो आप सीखते हो। ऐसे मुझे कुन फाया कुन नहीं मालूम था, उसके बाद मैंने सीखा उसकी मीनिंग क्या है। और ये जो मटर गश्ती टाइप जो अभी हल्का सा जब साहिल साहब किसी कमी बता रहे थे उसमें जिक्र किया, मुझे लगता है कि जो हमारी जो ये एक्सप्रेशन है बड़ी खूबसूरत है जिनसे हम अपरिचित होते जा रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण है समय की उसको ध्यान में रखता हूँ। देखिए अभी मेरा ख्याल 24 अक्टूबर को एक विज्ञापन गुरु कहे जाने वाले एक व्यक्ति थे पीयूष पांडे, उनका निधन हुआ और अगले दिन सारे अखबारों में हिंदी अंग्रेजी सब में एक बहुत बड़ी विज्ञापन उन्होंने दिया, उनकी कंपनी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए। उसकी जो पहली लाइन थी, अगर उस विज्ञापन को आप में से कुछ लोगों ने देखा हो तो उसकी पहली लाइन थी, पीयूष पांडे ये कहते थे कि बात को सिंपल रखो। हमारे भी एक हिंदी के कवि हुए भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्होंने ये कहा कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा दिख। और जब मैं इनका सीधा साधा, मुझे बहुत पसंद है वो गाना आक्रोश का, उसका जिक्र नहीं हुआ, सीधा साधा सच्चा सौदा वाला गाना है, मैंने तेको पाना है, तूने मेरे को खोना है, सीधी बात है। और दूसरे हम दोनों को कोई एक इत्तेफाक था, वो लंबी कहानी हो जाएगी, राजेश जोशी जी के साथ बहुत वक्त मिला एक रात समय बिताने का। उनकी एक कविता है, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ कवि का काम, उनकी कविता, उसमें कुछ लाइनें मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ, पूरी नहीं मैं पढ़ूंगा, और क्योंकि अब हमारा उनके साथ बहुत अनुराग भी है तो हम उसको मौका हमेशा चाहते हैं किसी बहाने उनकी भी बात और हम उस इम्पोर्टेंस को समझें कि कवि का जो काम, जिसकी बात साहिल सर भी कह रहे थे, जाते जाते साहिल सर ने जो मेडल से डर के एक शेर सुनाया, तो लास्ट में मैं भी एक शेर सुना जाऊंगा उनके लिए जिसकी वो सफाई दे रहे थे। लेकिन फिलहाल राजेश जोशी जी की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने लिखा है, दिखने में जो अक्सर आसान से दिखते हैं, एक कवि को करने होते हैं कई पेचीदा काम। और बीच की लाइनें छोड़ रहा हूं क्योंकि लंबा हो जाएगा। और चुप के लिए ऐसे शब्द को ढूंढ निकालना कि शब्द में लिखे जाने के बाद भी वह चुप ही लगे, इसके लिए बहुत महीन हुनर की जरूरत होती है और यह सिर्फ एक कवि के बस का काम है। तो वो जो महीन हुनर है, अगेन जैसे मैंने कहा लंबी बात मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत सारे गीतों से हम ये बात देख सकते हैं, बहुत सारे गीतों से हम ये उदाहरण देख सकते हैं। और जहां तक मजनू सुल्तानपुर की बात हुई और जब इन्होंने बताया कुछ गानों की बात, तो साहिब साहब मजनू सुल्तानपुरी ने भी सी माने कैट माने सी शाह जी ने भी वो गाना रह गया बच्चों की स्मृति के लिए बता दूं, तूने मारी एंट्री यार, दिन में बड़ी घंटी यार, ऐसे गा रहे। तो इसमें कोई अगेन इसीलिए मैंने कहा कि कीप इट सिंपल, है ना। तो हम लोग असल में सोचने ये लगे हैं कि विद्वान होने का मतलब गंभीर होना है ना।
और सरसता और उसका गंभीरता का कोई आपस में संबंध नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। तो जिन चीजों की, जिन बातों की हमने जिक्र की है, जो जिस तरह के बहुआयामी हमें वो मिलते हैं, वो हमें, और गीत तो हमारे सुख दुख के साथी होते हैं और बरसों से रहे हैं, है ना। अगर वो गीत हमें छू सकते हैं, जैसे इन्होंने खुद कहा, इरशाद जी की जो सबसे बड़ी बात है, इनके इंटरव्यू में भी मैंने सुना था कि इन्होंने कहा कि मैं किसी तरह हर उसमें साहित्य को लाना चाहता हूँ, तो इन्होंने उस दुनिया में जाके भी साहित्य को अपने साथ रखा। इसके लिए ये बधाई के पात्र है, बहुत बड़ी बात है। और इनका जुड़ाव जो आपने वीडियो में देखा होगा, इन्होंने अपनी मदर के नाम पे एक इकबाल बानो फाउंडेशन बनाया। उसी सिलसिले में हमारी राजेश जी से भी मुलाकात हुई थी, उसी सिलसिले में गणेश सक्सेना भी वहां थे, जिन्होंने अभी मैंने देखा इस किताब का पुरोवाक लिखा है, शुरू का पन्ना लिखा है। तो जो उनसे, और उसके अलावा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी इवेंट है। तो जो साहित्य से रिश्ता है वो इन्होंने कायम रखा है, जिसके लिए निश्चित ही ये बधाई के पात्र है। और दूसरी बात, पंजाब को जिंदा रखा है। जो अभी पंजाब के आनंद बख्शी के उदाहरण दे रहे थे, मुझे क्षमा करेंगे, और इस बारे में शायद जी भी जब बोलेंगे शायद तारीफ करेंगे। उन्होंने हमें बताई थी ये बात जब चर्चा हुई है कि उसने पंजाबी के नाम पे बल्ले बल्ले यही चल रहा था, लेकिन मौजा ही मौजा एक ऐसा गाना है जो पूरा पंजाबी है। तो उस पंजाब, और अब तो नए पंजाब का तो एक चमकीला में तो इन्होंने बिल्कुल घोषणा ही कर दी। तो पंजाब आपके सामने ही, आप देख सकते हैं, इन्होंने खुद ही कहा है पंजाब। तो इसलिए अब मैं यही कामना कर सकता हूँ आप सबके साथ कि ये इसी तरह से हम लोगों के दिलों तक छूते रहे, राहत देते रहे, और इसी तरह से इनका जुड़ाव, जैसे आज इस छोटे से जगह पर, एक छोटे से नगर पे, और हम लोग बहुत बार ये कहते हैं, मैं जब हम बड़े बड़े अखबारों चैनल्स की बातें करते हैं, कई बार मैं उदाहरण नहीं देना चाहूंगा क्योंकि एक विवादित सज्जन से जुड़ी हुई है वो बात, लेकिन एक छोटे से अखबार ने हिम्मत की थी और उसकी वजह से वो मामला कंक्लूजन तक पहुंचा था। आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे। तो कई बार छोटी जगहों पर जो प्रयास होते हैं वो बल्कि ज्यादा बड़े प्रयास होते हैं। ये सोचना कि चंडीगढ़ में बैठ के या दिल्ली में बैठ के जो बड़े बड़े वो है वहां पर वो जरूरी होगा। जैसे ब्रह्मदेव जी ने कहा ही कि हमने उनको बुलाया, वो आए भी, और अभी वो बता रहे थे कि रहमान साहब के साथ कोई उनकी इंगेजमेंट थी जो आ गई थी, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर आने को तरजीह दी। तो ये जो इनका अंदर की इंसानियत है वो इस तरह बनी रहे। देखिए, जो लास्ट बात मैं बता दूं, गुरदयाल सिंह जी आप सब जानते हैं, पंजाबी के बहुत बड़े राइटर थे। उनका एक भाषण मैंने सुना पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ साल पहले, जब वो जीवित थे, अक्टूबर में हमारा फाउंडेशन डे होता है, उसमें उन्होंने कहा कि अच्छा साहित्य वो है जो दूसरे के दुख में शामिल होने की क्षमता को बढ़ाता है। वो सेंटेंस में आज तक गया, कहा पहले भी गया, और दुख का करता है जिसको हम बोलते हैं। ये बहुत बड़ा काम है जो गीत संगीत के माध्यम से होता है। इसलिए इसको, इस सिलसिले को, ये सिलसिला इस तरह चलता रहे और भी इस तरह से आयोजन होते रहे, और भी इनकी यात्रा में नए नए मुकाम आते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और एक बार पुनः हमारे बीना मैम, और एक बात मैं बता दूं, बीना मैम, ब्रह्मेश जी और ये सब लोग, हम लोग तो छोटे थे, आज भी इनसे शायद ज्ञान के मामले में छोटे ही होंगे, लेकिन तब से इन लोगों को हम देखा करते थे। और मुझे आज इतने बरस बाद, ये बात जो मैं कर रहा हूँ 93 की कर रहा हूँ, मीनाक्षी में भी बैठेंगे, भी हमारे सीनियर थे, ये सब लोग एमफिल में थे, अब तो एमफिल होती ही नहीं। और इस तरह से बैठने का, इस तरह से बात करने का अवसर मिलेगा, सोचा ना था। थैंक यू।